Let us study about vectors. वेक्टर्स के चैप्टर में हम पहले बेसिकली फर्स्ट टर्म पढ़ेंगे कि व्हाट इज वेक्टर। हमारे पास वेक्टर्स क्या होती हैं। वेक्टर्स पढ़ने से पहले एक चीज और भी पता होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक टर्म आती है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। क्या मीनिंग होता है डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का? व्हाट डू वी मीन बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट? A portion of straight line between two given points. A portion of straight line between two given points is called directed line segment if we are able to find identify initial point and terminal point. अगर किसी लाइन का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट आइडेंटिफाई किया जा सकता है तभी वो हमारी लाइन क्या होती है? डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है। इफ वी आर एबल टू आइडेंटिफाई इनिशियल पॉइंट एज वेल एज टर्मिनल पॉइंट। सपोज मैं एक लाइन लूं, स्ट्रेट लाइन एल। डायरेक्टेड का मतलब अगर मैंने ए बी लिख दिया, दिस इज नॉट अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट क्यों नहीं है? मैंने सिर्फ ए बी लिखा है, मुझे ये नहीं पता। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए कि व्हाट इज इनिशियल पॉइंट एंड व्हाट इज टर्मिनल पॉइंट। जब तक आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इनिशियल कौन है, टर्मिनल कौन है, इसका मतलब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट नहीं है, ये सिर्फ लाइन सेगमेंट है। अगर मैं इसमें एरो लगा दूं तो अब ये लाइन ए से लेकर बी तक जा रही है, तो इनिशियल पॉइंट इज ए एंड टर्मिनल पॉइंट इज बी। अब हमें पता है ए इज इनिशियल पॉइंट एंड बी इज टर्मिनल पॉइंट। ठीक है, और हम उसे लिख क्या देते हैं? इट इज डायरेक्टेड फ्रॉम ए टू बी, जिसको वी कैन राइट एज, जिसको आप लिख कैसे सकते हैं? ए बी। ठीक है, दिस इज लाइन। अब डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की तीन बातें सबसे इंपॉर्टेंट हैं। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की देयर आर थ्री इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। नंबर वन इज लेंथ, नंबर टू इज सपोर्ट, नंबर थ्री इज सेंस। ये तीन चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डू वी मीन बाय लेंथ? फर्स्ट, लेंथ का मीनिंग क्या होता है किसी भी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का? लेंथ ऑफ ए बी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट is distance between initial point A and terminal point B, और हम उसे ऐसे डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड एज, मतलब मॉडुलस लगा दिया, मीन्स हम लेंथ फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट की। सपोर्ट क्या होता है? सपोर्ट होती है अनलिमिटेड लाइन। जैसे मैं इसको कितना ही एक्सटेंड कर दूं, आगे भी एक्सपेंड कर दूं, सपोर्ट मीन्स अनलिमिटेड लेंथ की एक लाइन जिसमें डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट उसका कुछ पोर्शन है। हम ये कहेंगे सपोर्ट क्या है बेटा? एक अनलिमिटेड लेंथ की लाइन है जिसमें से कि हमारी डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट उसका एक
हिस्सा होती है, एक पोर्शन होती है। तो सपोर्ट इज अनलिमिटेड लाइन ऑफ विच डायरेक्टेड लाइन इज अ पोर्शन। जो हमारी डायरेक्टेड लाइन है वो उसका एक पोर्शन होती है। तो ये चीज ध्यान रखेंगे। थर्ड पार्ट, व्हाट डू वी मीन बाय सेंस? सेंस का मतलब क्या है? यहां पर सेंस ऑफ ए बी का मतलब है इट इज फ्रॉम ए टू बी। सेंस का मतलब होता है सेंस ऑफ ए बी इज फ्रॉम ए टू बी, जो कि हमें ये बताएगी दैट इज ए इज इनिशियल एंड बी इज टर्मिनल। अगर मैं लिख दूं बी ए, इसका मतलब क्या है? इसकी सेंस क्या है? सेंस ऑफ बी ए इज फ्रॉम बी टू ए, मतलब डायरेक्शन का काम करती है। दैट इज बी इज इनिशियल एंड ए इज टर्मिनल। अब बी इनिशियल हो जाएगा और ए टर्मिनल हो जाएगा। तो ये चीज ध्यान देने की है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट इज, अब हमारे पास डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट पढ़ने के बाद ये इंपॉर्टेंट एक डेफिनेशन थी। नेक्स्ट टर्म कम्स स्केलर्स एंड वेक्टर्स। फिजिक्स में भी आप पढ़ चुके हैं, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट्स ने नहीं पढ़ा हुआ होता है ये। स्केलर्स एंड वेक्टर्स का मीनिंग क्या है? स्केलर पढ़ते हैं पहले। अ क्वांटिटी which has magnitude only and no direction। जिस क्वांटिटी का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है और कोई डायरेक्शन नहीं होती, उसको हम कहते हैं इज कॉल्ड अ स्केलर क्वांटिटी। वो क्वांटिटी आपकी स्केलर क्वांटिटी बन जाती है। अब देखिए कैसे। जब आप कहते हैं किसी चीज की लेंथ ली, तो लेंथ तो हम ये बोलते हैं ना 4 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर, मीन्स वो डिस्टेंस का काम कर रही है। टेम्परेचर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, सिर्फ हम ये कहते हैं इतने डिग्री सेल्सियस है, इतने डिग्री फ़ारेनहाइट है। टाइम की कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगी। स्पीड हो गया, ठीक है, एरिया हो गया, एनर्जी हो गई, किसी चीज के अंदर कितनी एनर्जी है, कितनी कैलोरीज है, इस टाइप से। एरिया है तो अब आप फिगर दिया हुआ हो, इस मान लो इस पेज का एरिया निकालना हो, अब यहाँ से यहाँ तक ऐसे चले या ऐसे शेड करें। एरिया का मतलब मुझे एरिया कवर अप करना है, उसमें भी कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। पावर होती है, वॉल्यूम होता है, डेंसिटी होती है, डेंसिटी हो गई, और काफी टर्म्स हैं ऐसे, रेजिस्टेंस होता है, ये सब सरफेस एरियाज हो गए, ये सब क्या हैं? सिर्फ स्केलर क्वांटिटीज हैं। इन सब का एक मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन की जरूरत नहीं होती है। टाइम हम ये कहते हैं 6 बजे, हम ये कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 6 बजे है या एंटी क्लॉकवाइज, ऐसा हम कभी डिफाइन नहीं करते। स्पीड हम कहते हैं कि कार इज रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। हम ये नहीं बताते कि वो घर से स्कूल गई है या स्कूल से घर आई है, तो वहां भी कोई डायरेक्शन की बात नहीं होती है। भाई पुल के ऊपर चढ़ रही है या नीचे उतर रही है, हमने सिर्फ इतना बताया। स्पीड, एरिया, पावर, ये डेंसिटी, ये सब चीजें आपकी स्केलर क्वांटिटीज हैं। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है? आ क्वांटिटी which has magnitude as well as direction। एक क्वांटिटी जिसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है एज वेल एज डायरेक्शन भी होता है इज कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। उसको हम वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं।
अब अगर वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल्स लूं तो फोर्स का फर्क पड़ता है। कैसे? कोई आपके पास चीज है और आप उसको किस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमने फोर्स कैसे लगाया है। सपोज मेरे पास ये टर्म है, मैं इसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं या इस डायरेक्शन में फोर्स लगाऊं, फर्क है। मार्कर है, आप अगर पुल करने की डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं तो ये ओपन हो रहा है, आपने फोर्स क्या लगाया? बाहर की डायरेक्शन में। अगर आप इसे अब इस डायरेक्शन में फोर्स लगाएंगे, प्रेस करेंगे, तो ये मार्कर बंद हो जाएगा। इट मींस पुल और पुश का फर्क पड़ता है। अब किसी को इस मार्कर को ओपन करना हो और वो ऐसे पुश करता रहे तो ये मार्कर कभी भी ओपन नहीं होगा। ओपन कब होगा? जब आप अपोजिट डायरेक्शन में इसको पुल करेंगे। तो फोर्स में डायरेक्शन का बहुत फर्क पड़ता है। किसी भी काम को करने के लिए आपने फोर्स कैसे लगाई है। नेक्स्ट वेलोसिटी। वेलोसिटी भी डायरेक्शन से ज्वाइंट होती है कि वेलोसिटी जब लेते हैं तो हम उसमें देखते हैं कि वो इंक्रीजिंग हो रही है, डिक्रीजिंग है, एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है, रिटार्डेशन है। एक्सेलरेशन का मतलब क्या होता है, आर्ट्स वाले बच्चों के लिए बताऊंगी। वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन से होती है कि हम नॉर्थ डायरेक्शन में जा रहे हैं, ईस्ट में जा रहे हैं, वेस्ट में जा रहे हैं। एक्सेलरेशन में भी ऐसा ही है। सपोज आप अपने घर से बाइक लेकर निकलते हैं और जहाँ पर ट्रैफिक है वहां पर आप 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहे हैं, और जब आपको दिखा हाईवे आ गया तो आप अपनी स्पीड तेज कर लेते हैं। तो इट मीन्स आपने स्पीड इंक्रीज कर दिया। फिर कभी कोई ऐसी चीज आगे आ गई, ब्रेकर आ गया, आपने स्पीड स्लो कर दी। तो क्या कर रहे हैं हम? स्पीड को फास्ट कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, फास्ट कर रहे हैं, स्लो। इट मीन्स एक्सेलरेट कर रहे हैं। तो एक्सेलरेशन होता है जब कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता जाए। रिटार्डेशन होता है जब आप वापस ब्रेक लगाते हैं, स्पीड स्लो हो जाती है। तो एक्सेलरेट मतलब इंक्रीज करना। एक्सेलरेशन भी दो टाइप का होता है, एक होता है यूनिफॉर्म, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म वो होगा जो कांस्टेंट एक्सेलरेशन, मतलब पता है कि हर 1 घंटे के बाद स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी जाती है। और एक होता है कभी 10 बढ़ा दी, कभी 2 बढ़ा दी, कभी 4 बढ़ा दी, कोई फिक्स नहीं है। तो दैट इज नॉट यूनिफॉर्म। फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस आपका नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या है? डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब एक पर्सन अपने घर से निकलता है, इस डायरेक्शन में मूव करता है, फिर वो यहाँ मूव करता है, फिर वो ऊपर जाता है, फिर यहाँ मूव करता है, फिर यहाँ मूव करता है, फिर ऐसे। अब उसने इतना सारा रास्ता, डिस्टेंस तो बहुत सारा है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? नेट इनिशियल और फाइनल के बीच में देखेंगे तो ये क्या चीज हुई? हमारे पास इतना ही डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट है। हमने डायरेक्शन सारी काउंट कर ली कि वो जहां जहां घूमा, नेट डिस्प्लेसमेंट कितनी है। और मान लो अगर ये घूम के वापिस आ जाए किसी पॉइंट पर, तो डिस्टेंस कवर्ड तो हो सकता है 20 किलोमीटर कराया हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 है अगर वो वापिस उसी पॉइंट पर आ गया तो, इनिशियल टू फाइनल। तो ये चीज समझने की है, डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन पर डिपेंड करेगी। मोमेंटम, मोमेंटम करेगा, मोमेंटम भी करता है। ठीक है, मोमेंटम को हम लिखते हैं P इज इक्वल टू एम वी। जिन बच्चों को नहीं पता है उनके लिए P इज इक्वल टू एम वी, और P इक्वल टू एम वी का मतलब क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी आ गई, इसमें डायरेक्शन आ गई। ठीक है, तो ये भी आपका डायरेक्शन में है। और एक चीज डायरेक्शन में क्या चीज काम करेगी? अगर मैं वेट ले लूं, वेट और मास में फर्क है। 2 kg वो आपका मास है किसी चीज का, लेकिन अगर आप वेट लेकर चल रहे हैं तो वेट में क्या होता है? हो सकता है कि इस टाइप से पुली से कोई चीज आ रही हो। ठीक है, अब ये वाला वेट तो अपलिफ्ट हो रहा है और ये डाउन आ रहा है, तो यहाँ पर क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसकी डायरेक्शन भी मैटर करती है। हो सकता है इंक्लाइंड प्लेन पर वेट ऊपर की तरफ ही चढ़ा रहे हो, तो ये चीजें बहुत डिपेंड करती हैं। तो वेट भी आपका वेक्टर क्वांटिटी में
इंक्लूड हो जाएगा। These all are vector quantities. What is the representation of a vector? वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? Representation of a vector. Since a vector is completely characterized by magnitude and direction, तो हम AB को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट से। ये रिप्रेजेंटेशन है। AB मीन्स वेक्टर AB whose length is AB means AB के मैग्नीट्यूड को बिना वेक्टर के निशान के लिख दोगे तो वो मैग्नीट्यूड बन जाएगा। जब आप वेक्टर लिखते हैं उसका मोड लगाएं तो उसको सिंपल AB लिख दो तो वो क्या बन गई? उसकी लेंथ, whose length is AB, जिसको AB का मैग्नीट्यूड कहते हैं। एंड डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम A to B। ठीक है, तो हम ये भी कह सकते हैं वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। वेक्टर एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है। वेक्टर इज अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। सिर्फ 2-3 टाइप्स और पढ़ेंगे, आपके 5 मिनट्स एक्स्ट्रा लूंगी मैं 11:20 के बाद। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये तो था आपका वेक्टर। नोटेशन ऑफ अ वेक्टर क्या चीज होती है? नोटेशन ऑफ अ वेक्टर में ए बी जब ऐसे लिखते हैं तो ये हम वेक्टर को शो कर रहे हैं, या हम ऐसे भी लिख देते हैं ए बी वेक्टर, सी डी वेक्टर। और दोनों तरीके से है। सपोज मैंने ए पॉइंट लिया, यहाँ से बी पॉइंट लिया, दिस ए बी इज अ वेक्टर, और मैं इसको नाम भी दे सकती हूँ वेक्टर ए। आपकी चॉइस है, आप इसे वेक्टर ए का नेम देकर लिख दीजिए या ए बी लिख दीजिए, दोनों का मतलब सेम रहेगा। तो ये वेक्टर ए बी इज अ, ये आपके पास वेक्टर रह जाएगा। ठीक है, ए बी। सिमिलरली सी डी ले लीजिए कहीं पर भी, दिस इज सी, दिस इज डी, सी पॉइंट डी पॉइंट, और ये डायरेक्शन ले ली। मैं सी डी को बी का नाम भी दे सकती हूँ। तो या तो वेक्टर्स को नाम दे देते हैं पूरे को, या हमें दिख रहा है ये ए से चलकर बी तक जा रहा है तो आप ए बी बी लिख सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही रहेगा। दिस इज नोन एज अ नोटेशन ऑफ अ वेक्टर। इसको हम नोटेशन ऑफ अ वेक्टर भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नोटेशन ऑफ अ वेक्टर के बाद आपका नेक्स्ट टर्म आता है व्हाट इज मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। वो आपको बता दिया है, मैग्नीट्यूड क्या होता है? मॉडुलस वेक्टर क्वांटिटी का। अभी हम लिखेंगे इसको। अब वेक्टर की जनरल टाइप क्या होती है? जनरली हम वेक्टर को कैसे लिखते हैं? वेक्टर ए बी मतलब ऐसा होगा, ए आई, ए वन आई, ए टू जे, ए थ्री के। कई बार वेक्टर 2 डायमेंशन में भी होता है, ए वन ए टू, और कई बार ऐसा होता है कि 3 डायमेंशन में भी है, ए वन ए टू ए थ्री। कैसे लेते हैं मैग्नीट्यूड? अभी हम जो करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। इसमें क्या रहेगा बेटा? वेक्टर को डिनोट कैसे करते हैं? सपोज मेरे पास 2 डायमेंशन हो, मैंने एक पॉइंट लिया ए, दूसरा पॉइंट लिया बी, ये आपका वेक्टर हो गया ए बी। इस वेक्टर ए बी को ध्यान से देखें तो कैसे लिख सकते हैं? भाई ये कुछ डिस्टेंस होगा, अगर इसको देखूं तो कुछ डिस्टेंस इसने एक्स डायरेक्शन में कवर किया है, कुछ डिस्टेंस वाई में। अगर आई के अलोंग ए वन ले लूं और वाई के अलोंग ए टू ले लूं तो दिस इज ए वन और दिस इज ए टू, जो डिस्टेंस बनाया, तो वेक्टर ए या वेक्टर ए बी, इसे हम बोलेंगे ए वन आई ए टू जे। ठीक है, लेकिन अगर हम अपोजिटली एक काम करें, ये तो वेक्टर ए बी हो गया, सी डी वेक्टर की बात करें, ए बी वेक्टर है, सपोज मेरे पास 3D हो। अब ये प्लेन में, 3D प्लेन में कहीं पर भी
दो पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनको भी मीट कराऊं तो इसके कोऑर्डिनेट सपोज C1 C2 C3 हो, इसके B1 B2 B3 हो, C1 C2 C3। अब अगर मैं डिस्टेंस निकालूं तो B1 माइनस C1 ये डिस्टेंस x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में, z, जिसको हमने नाम दे दिया A1I A2J A3 के। तो अगर वेक्टर 3D में है तो IJK लगाओगे, 2D में है तो IJ लगाएंगे। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना हो तो कैसे निकालते हैं? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी इज आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर रूट। ये वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है। मतलब आई के साथ जो टर्म पड़ी है उसका स्क्वायर, फिर जे के साथ जो है उसका स्क्वायर, मींस स्क्वायरिंग ऑफ कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन प्लस स्क्वायरिंग ऑफ कंपोनेंट इन वाई डायरेक्शन प्लस स्क्वायरिंग ऑफ कंपोनेंट इन जेड डायरेक्शन। ये आपका ए बी आ जाएगा। और जब मुझे ये ए बी मिल गया, A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर, सिमिलरली अगर 2 में हो तो हम लिख देंगे A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर। अगर 2D में है तो IJ मिलेंगे। तो ये चीज हमें ध्यान रखनी होती है। दिस इज नोन एज द मैग्नीट्यूड। नाउ अब ऐसा भी हो सकता है ए बी एंड सी डी हैव equal magnitude, but vectors may or may not be equal। ऐसा क्यों है? दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है, वेक्टर सेम हो या ना हो। कैसे? सपोज मैंने ए बी वेक्टर लिया i माइनस 2j प्लस 3k और सी डी वेक्टर लिया 3i माइनस j प्लस 2k। दोनों वेक्टर्स टोटली डिफरेंट है। उसके कंपोनेंट 1 माइनस 2 और 3 है, इसका 3 माइनस 1 और 2 है। अगर वेक्टर्स डिफरेंट हैं तो भी इनका मैग्नीट्यूड देखिए सेम आएगा। ए बी का मैग्नीट्यूड 1 का स्क्वायर 1, माइनस 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, रूट 14। सी डी का देखो तो 3 स्क्वायर 9 प्लस 1, 2 स्क्वायर 4। मैग्नीट्यूड आर सेम बट वेक्टर्स आर नॉट इक्वल। तो एक प्रॉपर्टी बन गई, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं, if two vectors are equal then their magnitude is equal। अगर वेक्टर ही इक्वल हैं तो मैग्नीट्यूड्स आर इक्वल। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ये पढ़ा, अगर दो वेक्टर्स इक्वल हैं तब तो मैग्नीट्यूड इक्वल होते हैं, लेकिन अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वेक्टर्स में और मे नॉट भी इक्वल, फिर शायद वो इक्वल हो या ना हो। तो हम यहाँ से एक कंसेप्ट पर पहुंचते हैं कि व्हाट डू वी मीन बाय इक्वल वेक्टर्स। अब यहाँ से एक कंसेप्ट पहुंच गया कि इक्वल वेक्टर्स किसे बोलते हैं। बस लास्ट टॉपिक है, ओनली 5 मिनट्स। कुलदीप सर इफ यू वांट टू लीव यू कैन लीव, क्योंकि आपकी नेक्स्ट क्लास भी स्टार्ट हो जाएगी। इक्वल वेक्टर्स कैसे वेक्टर्स हैं देखिए, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल। तीन ही कंडीशन ध्यान रखनी है। टू वेक्टर्स आर said to be equal if क्या क्या चीजें होनी चाहिए? दे हैव सेम लेंथ, वो तो मैग्नीट्यूड भी सेम हो गया मीन्स, तो उससे तो इक्वालिटी नहीं आएगी। द सेम और पैरेलल सपोर्ट,
तीन इंपॉर्टेंट चीजें हो गई बेटा, लेंथ इक्वल होनी चाहिए, सेम और पैरेलल सपोर्ट होनी चाहिए, और सेम सेंस होनी चाहिए। मींस अगर मैंने दो वेक्टर्स लिए, यहाँ पे ए बी लिया, एक तो ए बी और सी डी सेंस डायरेक्शन सेम है, एक ही सपोर्ट पे है और दोनों की लेंथ सेम हो, ए बी भी अगर मान लो ए बी का जितना डिस्टेंस है सी डी का भी उतना ही होना चाहिए, ए बी सी डी इक्वल होने चाहिए, एक ही सपोर्ट, ई एफ भी इसके इक्वल आएगा। अगर इसके बिल्कुल पैरेलल जिस डायरेक्शन में जा रहा है उसी डायरेक्शन में पैरेलल सपोर्ट लूं और ई एफ की लेंथ भी सेम हो और डायरेक्शन भी सेम हो, अगर ई एफ का मैग्नीट्यूड भी सेम है तो तीनों वेक्टर्स इक्वल होंगे, या तो दो पैरेलल सपोर्ट्स पे हो या सेम पे हो, सबकी सेंस सेम हो, डायरेक्शन सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, तब आपके ये वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर ये इक्वल वेक्टर्स इस टाइप से है, नेक्स्ट कम्स नल वेक्टर, बस ये लास्ट है बस, नल वेक्टर जिसे हम जीरो वेक्टर भी बोलेंगे। व्हाट डू वी मीन बाय नल वेक्टर और जीरो वेक्टर? नल वेक्टर is a vector whose magnitude is zero. जिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसको नल वेक्टर बोलते हैं। हम ये भी कह सकते हैं इन सच वेक्टर्स इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट कंसाइड। इनिशियल और टर्मिनल पॉइंट कंसाइड कर जाते हैं तो हम इसे बोलते हैं नल वेक्टर। जीरो वेक्टर से भी इसको डिनोट करते हैं और ये तभी होगा जब कंसाइड करें, इसको जीरो वेक्टर भी लिखते हैं, मतलब इसके कंपोनेंट होते हैं जीरो आई जीरो जे जीरो, कुछ चला ही नहीं, ए भी यही है और बी भी यही है, दिस इज अ नल वेक्टर। क्योंकि अगर ए से बी पर जाएंगे तो फिर वो नल वेक्टर नहीं रहेगा, इसे पॉइंट वेक्टर भी बोल देते हैं। लेंथ ऑफ जीरो वेक्टर इज जीरो। इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना, कई बार बच्चे सोचते हैं ऐसा वेक्टर 2i, एक को नेगेटिव ले लूं एक पॉजिटिव, दिस इज नॉट अ नल, क्योंकि जब मैग्नीट्यूड निकालने लगेंगे तो इसका भी स्केयर होगा और -2 का भी स्केयर, तो जो भी आपकी टर्म है आप स्केयरिंग एडिंग करते हैं सभी प्लस में हो जाती है, तो 4 + 4 8 2√2, तो दिस इज नॉट अ नल, नॉट अ नल वेक्टर। नल वेक्टर होता है जिसमें 0i 0j और 0k ही मिलेगा, ठीक है, तो ये आपका नल वेक्टर होता है। बाकी वेक्टर्स के बहुत सारे टाइप्स हैं, कल हम स्टडी करेंगे और इनको अच्छे से इस चैप्टर को करना है, एक एक पॉइंट को ध्यान से समझ के अपनी नोटबुक पे लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।